ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी। महंगाई भी एक मुद्दा है और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा कि रोजगारी भी एक मुद्दा है। बात करते कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, घर के सारे जो है सोफे फ्रिज टेबल कुर्सियां बेच दूंगा लेकिन घर नहीं बेचूंगा, वो हालत आज देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। ये भी एक मुद्दा है। मेरी अर्की विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी थी, सो हम कोई बड़े नेता नहीं है, कार्यकर्ता है पार्टी के, तो मैं अर्की में ही डटा हुआ था, तो अर्की में ही मैंने जो है वो कार्य किया। तो हालांकि कल चुनाव जो मतदान होना है, तो उससे पहले अभी आपको क्या संभावनाएं नज़र आती हैं? ऐसे है, महंगाई एक मुद्दा है, रोजगारी एक मुद्दा है। अगर महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है तो मेरे हिसाब से जो 3 विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव होने जा रहे हैं और एक संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव होने जा रहा है, हम चारों सीटों पर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि जनता में त्राही त्राही है महंगाई को लेकर और लोग बेरोजगारी से परेशान है। लोग जो है वो इनकी धक्काशाही से परेशान है। लोग इनके जो कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से इन्होंने घपले किए, चाहे वो पीपी किट का घोटाला हो, चाहे वो वेंटिलेटर का घोटाला हो, जिस तरीके से इनकी सरकार धक्केशाही से चल रही है। और बेशक जो बीजेपी के लोग हैं और इस वक्त धन बल का प्रयोग और सरकार का प्रयोग जिताने के लिए अपने कैंडिडेट्स को कर रही है, पर लेकिन जो जनता है इसका जवाब देगी और जनता का जवाब जो है वो 30 को वोटिंग है और 2 को इसका रिजल्ट है, वो सामने आएगा। और मैं 100% मुझे ये उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ये चारों सीटें जीतने जा रही है। किस एरिए में क्या, पूरे हिमाचल प्रदेश में इसका वो है। आप देखिए बिंदल जी अर्की के वहाँ पे इंचार्ज बना रखे थे और उनको अपना जो है अध्यक्ष पद जो है विधानसभा का वो छोड़ना पड़ गया था पीपी किट घोटाले के कारण और वेंटिलेटर घोटाले के कारण। तो इसका मतलब वो उन्होंने छोड़ा था, उनको पार्टी ने वहाँ अध्यक्ष पद से बाहर किया, पार्टी अध्यक्ष से बाहर किया और विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उनको अध्यक्ष रहने के बाद उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया गया और पार्टी अध्यक्ष वो कुछ दिन ही रह पाते हैं, पीपी किट घोटाला सामने आ जाता है और वेंटिलेटर घोटाला, और उससे उनको बाहर का रास्ता दिखाया पार्टी अध्यक्ष से, नए पार्टी अध्यक्ष बनाने पड़े। तो एक पार्टी का अध्यक्ष होते हुए वो पीपी किट घोटाला कर रहे हैं, तो इसका नेगेटिव प्रभाव तो जाएगा ना। लेकिन ये चुनाव ये तय कर देंगे कि आने वाले जो 1 साल बाद कांग्रेस द्वारा चुनावों में उतरेगी, बीजेपी भी द्वारा चुनावों में उतरेगी, क्योंकि 2022 के एंड में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेलर के रूप में देखा जाएगा इसको। मैं उस दिन मानूंगा कि बीजेपी अगर बोलती है कि परिवारवाद को हम ख़त्म कर रहे हैं, तो अनुराग जी को पार्टी से चुनाव क्यों लड़ाया जा रहा है बार बार धूमल के बाद। और धूमल मुख्यमंत्री होते थे और उधर धूमल को मुख्यमंत्री अनाउंस किया, उधर वो एमपी से वो अनुराग ठाकुर को आप उतार रहे हैं एमपी के लिए। आप सिर्फ अपनी अवसरवाद की राजनीति कर रहे हो। आपने खुद उनको पहले बोला कि आप जाइए, आप चुनाव उतरिए आपके पिताजी की डेथ के बाद, जहाँ से आपने चुनाव लड़ना है, और बाद में आप उनको बोल रहे हैं कि हमने परिवारवाद को ख़त्म कर रहे हैं। और कांग्रेस अगर ये तो वही बात होगी ना कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता साडा कुत्ता कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी। मेरा अपना ये मानना है कि चाहे किसी परिवार का बच्चा हो, अगर उसमें कैपेसिटी है तो वो उभरेगा और आगे आएगा। अगर किसी में कैपेसिटी नहीं है तो वो किसी भी परिवार से हो तो वो पार्टी अपना नुकसान करेगी उसको टिकट देकर। अगर हमारा कैंडिडेट स्ट्रांग है, अगर उनके फादर राजनीति में रहे हैं, तो हम उस कैंडिडेट को उतारेंगे। उसमें परिवारवाद की बात नहीं है। जहां राजनीति है, जहां जीत हार से फर्क पड़ता है, परिवारवाद की बात नहीं है। लोग इसको चुनते हैं। लोग अगर निकारेंगे उस व्यक्ति को, अगर वो परिवारवाद से आया, नकार देंगे तो नहीं हम करेंगे। हम नहीं कहते हैं कि अनुराग ठाकुर को आप टिकट क्यों दे रहे हैं, ठीक है वो जीत रहे हैं, तो परिवारवाद की कहाँ बात आ गई, हम नहीं बोलते। लेकिन अगर हमारी बात आती है, हमारे कैंडिडेट की बात आती है, तो आप परिवारवाद बोलते हो।
जब उनकी बात होती है तो परिवारवाद नहीं बोलते। हमने तो कभी नहीं कहा आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हमारी जब बात होती है, जब बीजेपी के लोग परिवारवाद की बात करते हैं, बात वही करनी चाहिए जिसके ऊपर आप खुद अमल करो। आप टोटल ही जो नेतागण हैं उनके मैं 50 लोग गिना सकता हूँ। आप परिवारवाद, रजवाड़ा शाही की बात करते हैं, आपने क्यों लिया ज्योतिराज सिंधिया को? वो क्या परिवारवाद नहीं है? मैं ये बोलना चाहूँगा, उनके बयान का एक गलत मतलब निकाला गया प्रतिभा जी के। उन्होंने ये तो मैं रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैमरे पे मैं रिकॉर्ड है कि मैं उन्होंने मैं कहा कि बताता हूँ कारगिल युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। मैं बताता हूँ कि वो किस बात से उस बात को कौन सी बात उन्होंने कही। उन्होंने जिस तरीके से बोला कि युद्ध जो होता है, जैसे 1971 का एक युद्ध था, ठीक है जी, 1964 का युद्ध था। ये युद्ध जो है ये सेना और भारतीय सेना और पाकिस्तान सेना के बीच में हुए, लेकिन ये घुसपैठ थी। कारगिल जो युद्ध हुआ वो पहले घुसपैठ हुई। वहाँ पे बैठे पहले उनके खुद बोला गया इन चीज़ों को कि ये जो है पाकिस्तानी सैनिक नहीं है, ये दूसरे हैं। उसके बाद उसमें पाकिस्तानी सैनिक भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन हमने उसको जीता है। हमें अपनी सेना पे मान है, अभिमान है कि हमारी सेना ने चाहे वो आतंकवादी थे, चाहे वो पाकिस्तान की सेना थी, उनको खदेड़ा गया, उनको मारा गया। उन्होंने हमारी धरती पे आने की कोशिश की। हमें अपनी सेना पे मान है। लेकिन अगर आप कारगिल युद्ध के प्रतिभा सिंह नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। सैनिकों का हम मान करते हैं, लेकिन आप एक कारगिल युद्ध से एक सैनिक अगर लड़के आया, उसको आप कैंडिडेट बना रहे हो। और एक बात अभी आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। मैं एक ही बात बोलूंगा कि उस कैंडिडेट को अगर आप बोलेंगे कि आप किसी सैनिक को आप राजनीति में उतारेंगे, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे या उनकी बात नहीं बोली जाएगी, तो उनके खिलाफ बोलना दायित्व है। आप राजनीति में आते हैं तो आप आईने की तरह आपकी बातें बाहर आ जाती हैं, चाहे आप किसी भी उसमें रहे हैं। अगर कोई सैनिक अगर इलेक्शन लड़ रहा है, लड़े। अगर आप ये बात बोलते हैं तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस सैनिक ने, मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस सैनिक ने अपने कागज भरे थे, उसके वो उनके कागज तक रिजेक्ट कर दिए थे, तब आप सैनिकों का कहाँ सम्मान कर रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हम कैंडिडेट के खिलाफ बोल रहे हैं, और जो उनकी बातें हैं कैंडिडेट, सिर्फ एक व्यक्ति अगर कारगिल का युद्ध लड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने कोई बहुत बड़ी बात कर दी है या उस सैनिक ने। बात ये है कि सैनिक कार्रवाई जो है एक सामूहिक कार्रवाई होती है, और वो भारत की तरफ से होती है, और वो उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। अगर 1971 का युद्ध जीता तो वो सैनिकों ने जीता है। हाँ, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, वो था युद्ध। अगर आप एक छोटा सा अटैक करके आ जाते हो और बड़ी बातें करते हो कि हमने बहुत कुछ कर दिया है, तो प्रधानमंत्री ने नहीं किया, वो जो सैनिक गए हैं वो करके आए हैं। और उसका क्रेडिट जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री लेने की कोशिश करते हैं, तो जो जिम्मेवारियां वो भी लेना। जो 45 हमारे सैनिक मारे गए, आज तक उनकी इंक्वायरी नहीं हुई। कहाँ है वो? उनकी जिम्मेवारी ले। आपके मंत्री जो उनके बेटे जो है वो किसानों के ऊपर ट्रैक्टर अपनी गाड़ियां चढ़ा देते हैं, उनकी जिम्मेवारी लेके रिजाइन दिलवाओ उनसे। कहाँ वो? किसानों के खिलाफ जो है बीजेपी है, और जो सैनिकों के खिलाफ भी बीजेपी है। सिर्फ एक व्यक्ति को बिठा के आप बोलते हैं कि आप सैनिकों के हितैषी, आप किसी दूसरे किसान को उठा के सिर्फ बोल देते हो कि आप सामूहिक काम आप करिए। आप सामूहिक काम करके बताइए कि आप किसानों के हक में है। आप सामूहिक काम करके बताइए कि आप जो है, आप मानते हैं किसान मुद्दा यहाँ एक मुद्दा? बिल्कुल किसान मुद्दा है, और किसान मुद्दा रहेगा। किसान बिल जो था, बिल्कुल किसान बिल भी एक मुद्दा था, महंगाई भी एक मुद्दा है, और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। और इससे बड़ा एक और मुद्दा है जो देश को बेचा जा रहा। जिस तरीके से ये बात करते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, घर के सारे जो है सोफे, फ्रिज, टेबल, कुर्सियां बेच दूंगा, लेकिन घर नहीं बेचूंगा, वो हालत आज देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। ये भी एक मुद्दा है।